Good evening, everybody. Okay, Bache, we are going to continue with the topic that we were revising in the previous class. Bache, we had started up with chapter is matter around us pure. तो बच्चे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे, हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली थी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिए थे. दैट इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट. ऑलराइट, हमने बच्चे उसके अंदर डिस्कशन की थी. उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ऑलराइट, तो बच्चे आज हम आगे चलेंगे. एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर सॉल्यूशंस के अंदर, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट अ कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, concentration of a solution refers to amount of solute dissolved in a given volume of solution. एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट एडेड है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंसेंट्रेशन. ऑलराइट, तो कंसेंट्रेशन बच्चे अलग अलग तरीके से डिफाइन हो सकती है. ये हमने इनिशियली जब पहली बार किया था तो इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे. I'll just take this up briefly as we are revising it now. So concentration को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप इसको तीन अलग तरीके से निकाल सकते हो. वन इज मास बाय मास. पहला कौन सा तरीका है? मास बाय मास. मास बाय मास. ओके, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ओवर mass of solvent, mass of solute over mass of solvent, sorry not mass of solvent, mass of solution. मैंने गलत बोल दिया. mass of solution into 100. all right, so this is how you can calculate mass by mass. Second one is mass by volume. Mass by volume. अब बच्चे mass by volume हम कैसे निकाल सकते हैं? Mass by volume can be calculated by mass of solute. इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Mass of solute over volume of solution, volume of solution into 100. all right, तीसरा तरीका है बच्चे, थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. How do we calculate volume? By volume concentration. We will take volume of solute, volume of solute over volume of solvent into 100. हाँ जी रितन जी. रितन जी. Good evening, sir. Ritin ji, I am not able to hear your voice. Sir, am I audible? हाँ जी बोलो. सर मुझे पूछना था कि अगर हम लोग 100 ml वाटर और 100 ml ऑयल ले लें तो उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में क्या होगा? बच्चे क्या दोनों आपस में मिक्स होंगे?
नो सर। तो सोल्यूशन कैसे हैं? दे आर हेट्रोजेनस। नहीं, अगर सर 100 ml सर कोई ऐसा ले लें प्रोडक्ट जो मिक्स हो जाए तो। देखो रितंजय, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। पहली चीज, सोल्यूशन हमेशा होमोजेनस होता है। अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो वो तो वैसे ही मिक्स नहीं होते, वो तो हेट्रोजेनस है। तो दैट विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ कोलॉइड, वो इमल्शन है। सेकेंडली, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड कर रहे हो तो आप, हम जनरली क्या बोलते हैं कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको सॉल्वेंट मान लो, राइट? यस पर सर। बच्चे अगर जैसे आप कह रहे हो कि सेम सेम कंसेंट्रेशन हो, कि दोनों की क्वांटिटी सेम हो, तो बच्चे वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सोल्यूट हैज अ पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो ये बहुत रेयर होगा। रेयर क्या, ये तो होगा ही नहीं कि दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाए। तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बाहर बचेगा ही। ओके। और हमेशा सॉल्वेंट जो होगा बच्चे, सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट में नहीं डिसॉल्व होता। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज किसको डिसॉल्व कर रही है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालते हो अंडर प्रेशर, तो CO2 पानी में डिसॉल्व होती है कि पानी CO2 में डिसॉल्व होता है? तो CO2 पानी में। बस, दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड। सर अगर एक एग्जांपल लें 100 ml मिल्क का और 100 ml वाटर का, तब इसमें क्या होगा? तो बच्चे दे मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस। और बच्चे मिल्क और वाटर का सोल्यूशन बोलोगे कि कोलॉइड बोलोगे? कोलाइड। फिर सोल्यूशन तो है ही नहीं, ओके सर। है ना? मिल्क तो खुद एक कोलॉइड है। और अगर आप मिल्क को वाटर में डाल रहे हो तो वो सोल्यूशन तो नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर अल्कोहल को वाटर में डालोगे इट विल बी अ सोल्यूशन। और बच्चे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दे मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस, मतलब जिस मर्जी प्रोपोर्शन में डालोगे वो मिक्स हो जाएगा। पर जनरली जब आप सॉलिड या गैस को लिक्विड में मिक्स कर रहे हो ना, तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल इक्वल इक्वल मिक्स हो जाए, वो नहीं होता कभी भी। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके सर। ऑलराइट। हाँ जी, एक बात। सर यहाँ पे थर्ड वाले में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वो अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता मैंने है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ सॉल्वेंट लिख सॉल्यूशन। दिया। ओके, आई जस्ट सॉ इट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऑलराइट, चलो आई गिव यू जस्ट सिंपल 1 or 2 क्वेश्चंस करके देखते हैं। इनिशियली मैंने इसके लिए आपके साथ एक बहुत बड़ी जो एक सेशन था, पूरा एक इसके ऊपर डिवोट किया था। ओके, आई होप आपने वो सेशन अटेंड किया होगा जहां हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व किए थे। हाँ जी, अभी सुचिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर इसमें सर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब सर यहाँ पे सॉल्यूशन में सर वो कितना जगह घेर रहा है सर, वही मतलब हो गया। अभी सुचिता, रिपीट योर क्वेश्चन। सर यहाँ पे सर जो वॉल्यूम ऑफ सर हमने सॉल्यूट लिखा है सर, उसका मतलब होगा कि सर जो सॉल्यूशन वो कितना जगह घेर रहा है। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जैसे यस मान लो सर। लेट्स से तुम्हारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल इज लिक्विड, राइट? वॉल्यूम, उसका यस सर। वॉल्यूम ले लिया। हमारे पास वाटर है, लेट्स से वी हैव 100 ml ऑफ अल्कोहल एंड 1 लीटर ऑफ वाटर। तो बच्चे आप वाटर को सॉल्वेंट कंसीडर कर सकते हो क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया। और यस सर। अल्कोहल का आप क्या ले सकते हो, सोल्यूट मान लो। पर बच्चे ये ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं बहुत कम होते हैं जहां आपको इन ऑल प्रोपोर्शंस आप उन्हें मिक्स कर सकते हो। जैसे अल्कोहल इन वाटर, दे मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस। पर बच्चे अगर आपके पास सॉलिड कोई सब्सटेंस है तो आप ऐसा थोड़ी कर पाओगे कि 100 ग्राम चीनी ले ली और 100 ग्राम पानी ले लिया, ठीक है ना? सो यू विल हैव टू टेक मोर सॉल्वेंट, क्योंकि हमें पता है शुगर कहां जाएगी, इट विल मूव इनटू स्पेसेस ऑफ वाटर। क्लियर? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। ओके, चलो आई विल गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन। पहले हम शुरू करते हैं मास बाय मास से। मास बाय मास से शुरू करेंगे। ऑलराइट, calculate mass
by mass concentration if 40 gram common salt is dissolved in, let's say, 250 grams of water. Okay, can you find mass by mass concentration? M by M means mass by mass. तो बच्चे इस क्वेश्चन में मास ऑफ सल्यूट कितना है? दैट इज 40 ग्राम्स. ओके, मास ऑफ सल्यूट कितना है? $40 ग्राम. ओके, व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट इज 250 ग्राम. तो बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को ऐड करना है. मास ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. दैट्स इक्वल टू 290 ग्राम्स. सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास आप टोटल करेंगे. ओके, नाउ पुट द फॉर्मूला. M by M, mass by mass is equal to mass of solute. But what is mass of solute? Mass of solute is 40 grams. What is mass of solution? It's 290 grams. Multiply by 100. तो बच्चे परसेंटेज में आंसर आएगा आपका. All right. Okay, 13.79%. रितिंजय का आंसर आ रहा है 13.79%. अगर किसी और एक और स्टूडेंट का ये आंसर आ रहा है तो इट्स वेरीफाइड. 47, okay, by 100. 13.79% मास बाय मास. एक बार चेक करिए. इज इट करेक्ट? ओके, वैदेही का भी सेम आंसर आ रहा है. सो दैट मीन्स इट इज करेक्ट. इज इट क्लियर एवरीबडी? सबको समझ आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था ये. ऑल राइट, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. ओके, calculate mass of glucose. Calculate mass of glucose and mass of water. Calculate mass of glucose and mass of water required to make required to make 250 gram of 25% glucose solution. All right, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चे? आपको यहाँ मास बाय मास परसेंटेज दे दी गई है, आपको सोल्यूशन पूरा दे दिया गया है टोटल, आपको बोला गया है मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर निकालिए. सो लेट्स क्विकली राइट डाउन व्हाट वी हैव गॉट इन दिस क्वेश्चन. ओके, ऑल राइट,
I have got mass of solution. Mass of solution मेरे को पता है, that's 250 gram. All right. I know mass by mass percentage, that's 25%. पर बच्चे मुझे मास ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ वाटर तो पता ही नहीं, मास ऑफ सोल्यूट भी नहीं पता, मास ऑफ वाटर भी नहीं पता, तो मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व? आई विल यूज दिस फॉर्मूला, मास बाय मास इज इक्वल टू एक्स. व्हाट इज एक्स? मास ऑफ सोल्यूट. आई नो मास ऑफ सोल्यूशन, दैट्स 250 इंटू 100. यहां वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू आ जाएगी 25. All right. So what would be the mass of solute? Mass of solute कितना आएगा? कैलकुलेट करिए. Mass of solute निकालिए, कितना आएगा? This means X would be equal to 25 into 250 divided by 100. Right. ये कट हो गया. What is the value you will get? That's equal to 62.5 gram. 62.5 grams आएगा बच्चे. ओके, ऑल राइट. अब बच्चे आपको सॉल्यूट मिल गया. कैन यू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट? अब तो बहुत इजी हो गया. सोल्यूशन का मास पता है, उसमें सॉल्यूट का मास कट कर दो. मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन minus mass of solution minus mass of solute. ठीक है, तो बच्चे this would be equal to mass of solution is 250 grams. इसमें से माइनस कर दो सोल्यूट का मास, दैट वुड बी इक्वल टू 187.5 ग्राम्स. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था. ओके, ऑल राइट. सो मास बाय मास आई थिंक यू विल बी एबल टू डू नाउ. आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे. मास बाय वॉल्यूम तो आप कर लोगे. लेट्स डू अ क्वेश्चन. ओके, ऐसा करते हैं, पहले ट्राई करते हैं मास बाय वॉल्यूम. फाइंड आउट मास बाय वॉल्यूम. फाइंड आउट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. Find out mass by volume concentration of 15% sulfuric acid, H2SO4 acid. ओके, और यहां बचे आपको डेंसिटी दी हुई है इसकी. डेंसिटी इज इक्वल टू, इसकी डेंसिटी कितनी है? 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर. ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टफ लग सकता है पर इजी क्वेश्चन है. यहां आपको बच्चे सीधा मास और वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, आपको बोला गया है कि मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है? 15% H2SO4 एसिड. अब अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 15% H2SO4 एसिड? दैट मींस इट इज अ डाइल्यूट एसिड. मतलब ये प्योर एसिड नहीं है, 15% H2SO4 एसिड है. मतलब लेट्स से
लेट्स से इफ यू हैव 15 ग्राम ऑफ H2SO4, अगर आपके पास 15 ग्राम H2SO4 है तो उसको हमने क्या किया है, उसको 100 ग्राम सोल्यूशन बना हुआ है उसका। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल वी सॉल्व इट? 15% का क्या मतलब है? 15% सोल्यूशन, what do we mean by this? 15% solution means we have 15 gram H2SO4 in 100 gram of solution. Okay, 15% solution का क्या मतलब है? We have about 15 gram sulfuric acid in 100 gram solution. Okay, तो can we take this as mass of H2SO4? It is equal to 15 gram. कैसे लिख सकते हैं? और हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन हमने कितना मान लिया है 15% में, दैट्स इक्वल टू दैट्स इक्वल टू 100 ग्राम। क्योंकि बच्चे डेंसिटी दी हुई है ग्राम पर ml में, तो हमने मास ग्राम में ले लिया, ठीक है, ये याद रखना है। अब बच्चे डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन, density of solution is given as 1.2 sorry 1.02 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी हुई है सोल्यूशन की। तो बच्चे मुझे फाइंड आउट करना है मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूट तो मेरे पास है, मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, कैन आई फाइंड वॉल्यूम? डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे आ सकता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू मास। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मैंने गलत लिख दिया, इट शुड बी मास बाय डेंसिटी, it should be equal to mass of solute, sorry, mass of solution over density of solution। बच्चे remember formula of density is mass by volume। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? ओके, ऑल राइट। तो अब जल्दी जल्दी करिए, वॉल्यूम निकालिए। सबसे पहले वॉल्यूम आ गया तो फिर मास बाय वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन गिवन इज 100, डेंसिटी इज गिवन एट 1.02। ओके, इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आता है? करेक्ट, ओके, 98.03 98.03। बच्चे इसके साथ यूनिट क्या आएगा? ml और लीटर, इट वुड बी ml क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है। तो वॉल्यूम इज 98.03 ml। ऑल राइट, चलो आगे करते हैं। अब क्या करना है? मास बाय वॉल्यूम निकालना है। अब तो बहुत इजी हो गया, अब अपने आप करिए। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मास ऑफ सोल्यूट इज, हमने कितना मान लिया था? H2SO4 15%, 15 ग्राम। तो बचे मास बाय वॉल्यूम 15 बाय 98.03 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। व्हाट वुड बी योर आंसर? फाइनल आंसर कितना आएगा आपका? कैलकुलेशन करिए।
बताओ, व्हाट वुड बी योर आंसर? नीचे 98 है, ऊपर 100 है, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा. ओके, लेट्स सी हु हैज गिवन द आंसर. ओके, Ritinjay has given the answer as 15.30. All right. वैदेही का भी 15.30 आ रहा है, इकार्थ 15.30. All right. So this is equal to 15.30%. 15.30%. All right. तो आई होप बच्चे दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. बच्चे ये जो मैंने क्वेश्चन किया है ना, ये जो क्वेश्चन मैंने किया है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है. ये तो आप ये मान के चलो कि अगर कोई आप ओलंपियाड या एनटीएससी करोगे अपीयर, तब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा. स्कूल लेवल पे तो आपको ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला. सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. मास दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया होगा, और आपको बोल देंगे मास बाय वॉल्यूम निकालो. तो जनरली जो स्कूल लेवल पे आपको कंसंट्रेशन पूछी जाती है, दैट इज मास बाय मास. वेरी रेयर इट इज मास बाय वॉल्यूम, या जनरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही होगा. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबडी? ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए तो मतलब आप एनटीएससी या ओलंपियाड में अगले साल जब अपीयर करोगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे. मास बाय वॉल्यूम में आपके लेवल पे ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है ना? चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का एक क्वेश्चन करेंगे. अ सॉल्यूशन कंटेन्स a solution contains 15 ml alcohol in 65 ml of water. Calculate volume by volume concentration. Can we solve this question? क्या कर सकते हैं हम? V by V करना है. Let's see how you solve it. इस क्वेश्चन में मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा आपकी. Solve this question. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वाटर है. That would be equal to 65 ml. All right. I've got an answer 18.75. Okay. तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट वुड बी इक्वल टू 80 ml. अब तो इजी हो गया. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो V by V is equal to वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट is 15, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is 80 multiply by 100. Okay. So 18.75%. बच्चे ऑलवेज रिमेंबर कंसेंट्रेशन को परसेंट में लिखते हैं. परसेंटेज में लिखना है कंसेंट्रेशन. इज इट क्लियर एवरीबडी? ऑल राइट, चलो. तो बच्चे दिस इज इट. कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे इतने ही बेसिक हम क्वेश्चंस करेंगे. आपकी एनसीईआरटी की बुक में बच्चे और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे बहुत सिंपल होंगे. एक बार कोशिश करके देखिएगा. और मैंने एक पहले भी आपको क्वेश्चन करा के वो फाइल शेयर की थी, प्लीज जस्ट गो थ्रू इट. उसमें तो काफी मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए थे. ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन.
बच्चे दी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मिक्सचर्स, हम जो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है मिक्सचर्स की वो पिक करेंगे। तो बच्चे विल बी पिकिंग अप सस्पेंशंस, द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मिक्सचर्स सस्पेंशंस। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट सस्पेंशंस, हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स। व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स। अब बच्चे जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशंस आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। ओके, सो सस्पेंशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, it is a type of heterogeneous mixture which remains, it's a type of heterogeneous mixture in which particles are not in one phase. But particles are not in one phase, it is heterogeneous. Okay, and what you will see, the particles will remain suspended. The particles remain suspended. Throughout the bulk of the medium. इसमें बच्चे पार्टिकल्स का जो साइज है वो बड़ा होगा, ऑलराइट, और पार्टिकल्स जो हैं बच्चे वो वन फेज में नहीं दिखाई देंगे सॉल्यूशन की तरह, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं बच्चे वो क्या करेंगे, दे विल बी रिमेनिंग सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, वो सस्पेंडेड रहेंगे। ओके, तो बच्चे लेट्स क्विकली राइट डाउन द जनरल फीचर्स, इनके कुछ जनरल फीचर्स हैं वो लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, वो तो हमने लिख दिया। इसमें बच्चे पार्टिकल साइज जो है बच्चे सॉल्यूशन से बड़ा होगा, सो पार्टिकल साइज वुड बी लार्जर देन particle size would be larger than 10 raised to power minus 6 meter. Particle size larger than 10 raised to power minus 6 meter. पार्टिकल का साइज जो है बच्चे वो 10 raised to power minus 6 मीटर से ज्यादा है। सेकेंड, बच्चे इज सस्पेंशन स्टेबल, क्या सस्पेंशन स्टेबल होगा? ओके, दे आर अनस्टेबल। वैदेही ने एक बहुत अच्छा है उसमें एक यूनिट और ऐड कर दिया, पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन और मोर देन 100 nanometer. Particle size is more than 100 nanometer. तो नैनोमीटर में भी आपको पार्टिकल साइज याद होना चाहिए। ओके, तो सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, सस्पेंशंस आर अनस्टेबल and particles will settle down.
particles settle down under the influence of gravity. Under the influence of gravity. ओके. Thirdly, बच्चे क्या आप इसको ये कह सकते हो कि पार्टिकल साइज को हम, क्योंकि बड़ा है, इसको हम इजीली फिल्टर कर सकते हैं? Okay, बच्चे I'll just make a small correction here. Particle size larger than 10 raised to power minus 7 meter कर लो. Okay, then it will be more than 100 nanometer. चलो, third, can we filter the particles? क्या सस्पेंशन के पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं? यस. Particles in suspension can be filtered. Particles in suspension can be filtered. इसके पीछे क्या रीजन है? इनके जो पार्टिकल का साइज है वो सॉल्यूशन के मुकाबले बहुत बड़ा है, तो आप इनके पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो? इजीली फिल्टर कर सकते हो. ठीक है. हाँ जी रितन जी. सर सस्पेंशन का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है सर. मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है. यस सर. किधर लिखा है? कौन सी बुक से देखा है? सर मैंने कल सर मैम ने भी बताया था कल वो एक्टिविटी में. देखो एक चीज. ओके, इसमें भी वही लिखा हुआ है. एक मिनट देखो, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर लिखा हुआ है. तो बच्चे जब हमने यहाँ बोल दिया मोर देन 100 नैनोमीटर, तो मतलब हमने वो यूनिट्स इंक्लूड कर लिए. अब कुछ बुक्स में बच्चे इसको 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर लिखा हुआ है, कुछ में 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर लिखा हुआ है. इफ यू गो ऑन टू द इंटरनेट, आपको इंटरनेट पे भी अलग अलग रेफरेंसेस मिलेंगे. ओके, दैट इज द रीजन मैंने खुद यूनिट चेंज कर दिया. देखो मैंने पहले 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर लिखा था, पर क्योंकि अगर मैं यहां लिख देता हूं मोर देन 100 नैनोमीटर, ऑलराइट, तो मोर देन अगर मैंने 100 नैनोमीटर लिख दिया तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट राइट 10 रेज़ टू पावर -6, है ना. फिर मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? 1000 नैनोमीटर, राइट. तो इसलिए मैंने जब इसको मोर देन 100 नैनोमीटर यहां लिख दिया, तो फिर इसलिए मैंने इसको 10 रेज़ टू पावर -7 कर दिया. ओके सर. क्योंकि कुछ बुक्स में इसको कैसे लिखा हुआ है, 10 रेज़ टू पावर -6 से लेके 10 रेज़ टू पावर -9 तक कोलॉइड्स होते हैं. 10 रेज़ टू पावर -6 से लेके 10 रेज़ टू पावर -9 कोलॉइड्स की रेंज दी हुई है. तो ऑब्वियसली फिर बच्चे सस्पेंशन की जो रेंज है उसमें गड़बड़ हो जाती है. तो फिर इसलिए मैंने यहां मोर देन 100 नैनोमीटर लिख के मोर देन 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर कर दिया. एनसीईआरटी की बुक में हमें साइज दिया हुआ है, जस्ट चेक. एनसीईआरटी की बुक में साइज दिया हुआ है? आई डोंट थिंक सो. एनसीईआरटी की बुक में तो साइज दिया ही नहीं है. नहीं दिया ना? नहीं दिया. ओके, सो बच्चे नो प्रॉब्लम्स. अगर आपके देखो स्कूल टीचर ने आपको बोला है कि 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है इसका साइज, तो बच्चे आई विल सजेस्ट कि जो आपके स्कूल टीचर ने आपको बोला है आप एग्जाम में भी वही कहें या लिखें, क्योंकि अगर आप कुछ और लिखेंगे तो आपके टीचर आपको गलत मार्क कर देंगे. ऑलराइट, सो इफ योर टीचर हैज टॉट यू कि 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो ठीक है, इट्स ऑल राइट.
Okay. इट इज जस्ट दैट कि कुछ बुक्स में अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने जब वैदई ने उसको कहा ना मोर देन 100 नैनोमीटर, तो मैंने पहले तो खुद 10⁻⁻⁶ लिखा था। तो जस्ट टू करेक्ट दैट कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको 10⁻⁷ कर दिया। क्लियर? बट Yes, sir. प्लीज फॉलो योर स्कूल टीचर, जो आपके स्कूल टीचर बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है तो आप वो लिख लो, अगर वो बोलते हैं जी 1000 से ज्यादा है तो प्लीज राइट दैट। क्योंकि बच्चे इसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग आपको रेफरेंसेस अलग अलग मिलेंगे। कोलॉइड्स की जो रेंज दी है वो 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में दी है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। ऑलराइट, चलो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई होगी बात, इसलिए मैंने वो रेफरेंस जो है एक लिमिट को नीचे कर दिया। ऑलराइट, बट आई विल श्योरली गो थ्रू वंस अगेन, एक बार किसी और अच्छी बुक से हम देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे हायर लेवल की जो बुक्स हैं उन सब में अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स हैं, कुछ में 10⁻⁻⁶ लिखा है, कुछ में 10⁻⁻⁷ लिखा है, तो वहां भी कॉन्ट्रास्टिंग एविडेंस हो जाता है। चलो, तो नंबर 3 इज पार्टिकल्स इन सस्पेंशन कैन बी फिल्टर्ड। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है तो फिल्टर पेपर के थ्रू पास करोगे वो फिल्टर हो जाएंगे। फोर्थ इज बच्चे, विल लाइट बी एबल टू पास थ्रू देम इजिली? क्या लाइट इनके थ्रू इजिली पास होगी? बताइए। आर दे ट्रांसपेरेंट और आर दे ओपेक? बताइए, व्हाट डू यू थिंक? Opaque. Okay, Ritinjay is saying opaque. They are not transparent. Okay, so particles का साइज बड़ा है तो बच्चे लाइट इजिली पास नहीं होगी, so they are opaque in nature. They are opaque. All right. बच्चे अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, will they show scattering of light? What do you think? What is scattering? Or will they show Tyndall effect? I'll just come to your NCERT book. देखो NCERT की बुक में बच्चे Tyndall effect suspension दिखाया हुआ है। बच्चे this is a solution and mixture of water and milk. This is a colloid. Colloid के अंदर दिखाया है, बट बच्चे वी नीड टू अंडरस्टैंड सस्पेंशन के अंदर भी टिंडल इफेक्ट होता है। रीजन, पार्टिकल साइज इज बिगर, सो पाथ ऑफ लाइट विल बिकम विजिबल। सो सस्पेंशंस दे विल आल्सो शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये देखो, particles of a suspension, they will scatter a beam of light passing through it and make its path visible. But बच्चे we need to understand scattering will be possible only till the situation when your suspension particles have not settled down. जैसे ही आपके suspension के particle नीचे settle होंगे, what is going to happen? The suspension is going to break and it is not going to show scattering. तो ये चीज हमें याद रखनी है। They are opaque. Fifth, they show scattering of light till suspension does not break. बच्चे, what do we understand by the term suspension does not break? अगर आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सस्पेंशन को छोड़ दोगे तो थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल्स क्या होंगे? दे विल सेटल डाउन, वो नीचे सेटल हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पार्टिकल सेटल हो गए, इट इज देन नॉट गोइंग टू शो scattering, so that means suspension has broken down.
ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सबको समझ आ गया ये फीचर्स? स्कैटरिंग में कोई डाउट तो नहीं है? स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है कि पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो गई। ऑल राइट, तो बच्चे इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट examples, some common examples of suspensions: milk of magnesia. बच्चे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ कॉमनली यूज्ड एंटासिड। एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे जेलुसिल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, MgOH twice in water. Milk of magnesia, it is a suspension. Then lime water. बच्चे lime water suspension, lime water is used to test presence of CO2, वो भी सस्पेंशन है। लाइम वाटर बच्चे चूना होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, उसको पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, फिर उसको उठा के फिर पानी में ही मिक्स करेंगे तो सस्पेंशन बनता है। दैट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, दीवारों पे यूज करते हैं। तो लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, this is suspension. Then bleaching powder in water, it is also going to form a suspension. Bleaching powder mixed in water. Okay, तो बच्चा ये भी क्या है? This is also example of suspensions. All right, चलो अब बच्चे विल बी मूविंग ऑन। नेक्स्ट हम मिक्सचर पे जाएंगे, दैट इज कोलॉइड्स। अब बच्चे कोलॉइड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग मिक्सचर्स। रीजन बीन्स, क्यों हम इसको इंटरेस्टिंग में कह रहा हूं, क्योंकि बच्चे ये ऐसा मिक्सचर है जो नेकेड आई से तो होमोजेनस दिखता है, पर रियलिटी में ये हेट्रोजेनस होता है। ओके, दे आर मिक्सचर्स, they are mixtures which appear homogeneous. They are mixtures which appear homogeneous. ठीक है, homogeneous लगते हैं बट in reality ये आप लिख सकते हो, but are heterogeneous in nature. तो बच्चे देखने में तो ये होमोजेनस लगते हैं, पर रियलिटी में ये क्या है? ये क्या होते हैं रियलिटी में? रियलिटी में दे आर हेट्रोजेनस। तो बच्चे व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल इन देम? ओके, इनके कुछ फीचर्स लिख लेते हैं। लेट्स राइट देयर फीचर्स, जनरल फीचर्स। नंबर 1, पार्टिकल साइज किस रेंज में है? 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर की रेंज में पार्टिकल साइज। in range of 1 nanometer to 100 nanometer. ठीक है बच्चे, दिस इज द रेंज। अब बच्चे खुद ही आप समझ सकते हो ये स्पेशल क्यों है। इनका जो पार्टिकल साइज है बच्चे कहाँ है? इट इज इन बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बीच में इनका साइज रेंज है, तो इसलिए ये होमोजेनस दिखते हैं, पर ये होमोजेनस होते नहीं। सेकंड, आर दे स्टेबल? यस, दे आर स्टेबल। दे आर स्टेबल। स्टेबल का क्या मतलब है बच्चे? अगर आप इन्हें ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर छोड़ दो, ऑलराइट,
पार्टिकल्स इनके नीचे सेटल नहीं होंगे। ओके, देन कैन दे स्कैटर लाइट और शो टिंडल इफेक्ट? यस। ओके, वी विल राइट दे आर ट्रांसलूसेंट, दे आर ट्रांसलूसेंट, ये ट्रांसलूसेंट है। फोर्थ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, and Tyndall effect. Is observed in them. ओके, इनके अंदर बच्चे स्कैटरिंग जो है लाइट की वो भी होगी, और इनके अंदर टिंडल इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है, जहां पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, विजिबल होगी। हाँ जी नितिन जी। सर मुझे पूछना था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं सर, इसमें सर हमेशा व्हाइट कलर की होंगे, मींस नो कलर वाले होंगे क्या सॉल्यूशन, जिसमें कोई कलर नहीं होगी? किसके अंदर? ट्रू सॉल्यूशन जो बनेंगे। बेटा ट्रू सोल्यूशन के अंदर कलर होगा, क्यों नहीं होगा? अगर कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाओगे तो ब्लू कलर का बनेगा, आयरन सल्फेट को मिलाओगे पेल ग्रीन बनेगा बच्चे, पर वो ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर होगा सोल्यूशन बिल्कुल। जैसे बच्चे अगर आप रूह अफ़ज़ा को पानी में मिलाते हो, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता है ना। यस सर। तो बच्चे कलर होने का ये मतलब थोड़ी है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट होगा, बट इट विल डिपेंड ऑन दी सोल्यूट दैट यू हैव डिसॉल्व्ड कि उसका कलर क्या निकल रहा है। सर लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा कोई पार्टिकल्स तो होंगे ना जो लाइट को स्कैटर करते होंगे, और तभी तो वो रेड कलर या फिर कोई ब्लू बेटा जो आप कलर की बात कर रहे हो ना, कि जो सोल्यूशन का कलर हमें दिख रहा है, दैट इज नॉट अ फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। जो सोल्यूशन का कलर है वो स्कैटरिंग के फिनोमेना पे बेस्ड नहीं है। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि व्हाइट कलर के जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो पार्टिकल की साइज से स्ट्राइक होके क्या हो रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं, दैट इज स्कैटरिंग। जैसे व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, आपको स्काई का कलर कैसा दिख रहा है, ब्लू, दैट इज स्कैटरिंग। ओके सर। पार्टिकल्स का जो कलर है वो उनके अपने नेचर के हिसाब से है, उसमें स्कैटरिंग का फिनोमेना नहीं है। सोल्यूशन में तो स्कैटरिंग होती ही नहीं है, उनका पार्टिकल साइज ही बहुत छोटा है। ओके सर। वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है कलर की। क्लियर? ओके, ऑलराइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन देम। ओके, अब अजय कोलॉइड्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। देखो इसके लिए पूरा एक टेबल दिया हुआ है, और ये बच्चे जो टेबल दिया हुआ है वो किस बेसिस पे है? दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ग्रेजुअली थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप इसको याद करने की कोशिश करिएगा। कोलॉइड्स को बच्चे हम सॉल भी कहते हैं। कोलॉइड्स आर आल्सो नोन एज सॉल। दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस। कोलॉइड्स अपीयर एज सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन की तरह लगते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इनको सॉल बोलते हैं। अब बच्चे कोलॉइड में दो कंपोनेंट्स हैं, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स फेस क्या है? जो लेसर क्वांटिटी में है, लेस, और डिस्पर्सिंग मीडियम मोर। सेम एज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट में लॉजिक लगाया था। डिस्पर्स फेज जो कम क्वांटिटी में है, डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें डिस्पर्स फेज आपको मिलेगा। तो बच्चे डिपेंडिंग ऑन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। लिक्विड, इन गैस, एरोसॉल। तो इसका एग्जांपल बनेगा बच्चे फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। सॉलिड इन गैस, अगेन इसको एरोसॉल लिखा हुआ है। स्मोक, स्मोक, जस्ट
ओके, सॉलिड इन गैस। बच्चे कंफ्यूज ना होइएगा, सॉलिड इन गैस को आप सॉलिड एरोसॉल भी लिख सकते हो। इट इज जस्ट टू डिफरेंशिएट सॉलिड एरोसॉल। सॉलिड एरोसॉल में देखो स्मोक आ गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑलराइट। गैस इन लिक्विड, फोम, गैस इन लिक्विड इज फोम। तो इसमें बच्चे कॉमन एग्जांपल आपको दिया हुआ है शेविंग क्रीम। इसमें बच्चे आप और एग्जांपल लिख सकते हो जैसे सोप लादर या फोम जो होती है, झाग बनता है ना सोप का, उसको भी आप गैस इन लिक्विड कोलॉइड मान सकते हो। देन लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, जैसे मिल्क है, मिल्क इज अ इमल्शन। फेस क्रीम, दिस इज इमल्शन, ऑलराइट। सॉलिड इन लिक्विड, यू विल कॉल इट सॉल। तो बच्चे इसके अंदर ओके, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया हुआ है, हमने इसको सस्पेंशन में लिखा है ना। ओके, तो वी विल टेक इट एज जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को थोड़ा सा और डाइल्यूट कर दो तो देन वी कैन पुट इट अंडर कोलॉइड्स आल्सो, डाइल्यूशन करनी पड़ेगी, ऑलराइट। देन मड, मड क्या है? कीचड़, ओके, दैट विल आल्सो कम अंडर सॉल। गैस इन सॉलिड, फोम। इसमें बच्चे देखो स्पंज, स्पंज इज वेरी कॉमन, ऑलराइट। स्पंज इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी सी एट होम्स, ऑलराइट। उसके बाद है बच्चे लिक्विड इन सॉलिड, जेल। इसमें बच्चे चीज, बटर, ये आ गया। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल, ओके। तो इसमें आ जाएगा बच्चे कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लास, एटसेट्रा, ऑलराइट। तो बच्चे ये अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स हैं बेस्ड ऑन देयर डिस्पर्जन, मीडियम एंड डिस्पर्स फेस, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न देम। थोड़ा सा टाइम लगता है, इट माइट बी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स ऑल्सो, पर बच्चे जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे उतनी आसानी से इसको याद कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ जी रितिन जी। सर बाकी सब का तो ठीक है, लेकिन सर सॉलिड के अंदर सॉलिड कैसे घुसता होगा? सॉलिड के अंदर सॉलिड, यस सर। देखो जैसे कलर्ड जेमस्टोन है बच्चे, कलर्ड जेमस्टोन के अंदर जो कलर होता है वो कलर्ड सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से है ना, यस सर। समझ गए? इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे जेमस्टोन है, जेमस्टोन का जो कलर होगा वो कलर किसकी वजह से होगा? सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से जो उसमें मिक्स है। और कोई एग्जांपल सर? और कोई एग्जांपल? डायमंड, डायमंड, डायमंड कैसा कलर होता है डायमंड का बताओ? डायमंड का तो कोई कलर नहीं होता सर, कोई कलर नहीं होता। अब डायमंड से मिलते जुलते जेमस्टोन्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, उनमें कलर होता है, यस सर। तो उनके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कलर देते हैं उनको। ये देखो इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है, मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास कौन सा होता है? जो हम घर में वॉशरूम्स वगैरह की विंडोज पे लगाते हैं, ओके। इज दैट क्लियर? सर क्या हम रूबी को ले सकते हैं? हाँ, सर रूबी, क्या चीज? रूबी, रूबी स्टोन। रूबी जेमस्टोन ही है बेटा। ओके। देखो रूबी, सफायर, ये सब क्या है? दीज आर ऑल जेमस्टोन्स, ओके ठीक है। सर। क्लियर? ऑल राइट, चलो ठीक है। सो बचे हियर वी कम टू द एंड ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बचे जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है। हाँ जी अभी सुचिता। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर जैसे हमने सर एक ग्लास में सर वाटर लिया, सर उसमें हमने शुगर डाल दिया तो सर वो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन सर जैसे सर हमने एक उसी सर हमने वाटर लिया एक ग्लास में, सर उसमें हमने सर चॉक का पाउडर डाल दिया, सर वो डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन सर जो वाटर में सर जो मॉलिक्यूलर पावर सर जो गैप है वो तो सर सेम है, तो सर उसको भी डिजॉल्व हो जाना चाहिए बेटा चॉक, चॉक के जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत बड़े हैं,
शुगर को जो हम देखते हैं, शुगर जो हम देखते हैं ना बेटा, शुगर का पार्टिकल जो आप देखते हो वो क्रिस्टल है शुगर का. इट कैन देन डिसॉल्व इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. पर जो चौक का आप देखते हो, चौक का पाउडर का जो पार्टिकल का साइज है वो शुगर के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है, इसलिए वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता. लेकिन सर अगर हम से उसका पानी का से अगर हीट कर दो सर, उसमें से जो स्पेस होगा सर वो बढ़ जाएगा. फिर भी नहीं डिसॉल्व होगा. कोशिश करके देखिए. सर तब क्यों नहीं होगा? नहीं होता, पार्टिकल का साइज बड़ा है. और आपको ये भी चीज समझनी है बच्चे, ये ना कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की. सम आर सॉल्युबल, सम आर इनसॉल्युबल. ओके सर. ठीक है ना. अब जैसे रेत है, सैंड है, विल सैंड डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग? नो सर. बस ऐसे ही है. ओके Clear? सर. ओके सर, थैंक यू सर. ओके बेटा, चलो. ऑल राइट. सो बच्चे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम क्या पिकअप करेंगे? विल बी पिकिंग अप सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स. ठीक है, प्लीज रिवाइज इट थ्रू. इसको अच्छी तरह रिवाइज करिएगा. एंड बच्चे जब आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट वगैरह स्कूल में हो जाते हैं तो प्लीज डू शेयर इट इन द ग्रुप. आपका स्कूल में कोई भी पेपर होता है, कोई भी टेस्ट होता है तो उसको जरूर ग्रुप में शेयर करिए, so that everybody is actually it helps everybody to know कि दूसरे बच्चों को स्कूल में क्या पेपर आ रहे हैं. मुझे भी पता लगता है कि कैसे लेवल के आपके पेपर्स आ रहे हैं. ओके, सो इट इज हेल्पफुल फॉर एवरीबडी. ऑलराइट, चलो. सो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर. ओके बच्चे, टुमारो आई विल बी शेयरिंग अ टेस्ट विद यू. ठीक है, मैं ग्रुप में ही आपके एक टेस्ट शेयर कर दूंगा. That will be based on let's say, okay, बच्चे let's do one thing. Let's wait for a while. हमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं हम. उसके बाद बच्चे मैं एक साथ ही टेस्ट डालूंगा, क्योंकि बच्चे आई थिंक कि गूगल फॉर्म पे टेस्ट लेने का तो अब कोई मतलब नहीं बचता, बिकॉज हमें टर्म 1 के हिसाब से सोचना है. तो इट विल बी ऑलवेज बेटर इफ आई विल बी एबल टू कंप्लीट दी चैप्टर. पूरा चैप्टर कंप्लीट करके फिर मैं उसके ऊपर पूरा एक टेस्ट डालूं, असर्शन, रीजन, केस स्टडीज, एमसीक्यूज, देन इट विल बी हेल्पफुल. ठीक है ना. गूगल फॉर्म वगैरह तो हम काफी सारे टेस्ट करते रहे हैं, कर भी चुके हैं, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी मच ऑफ ग्रेट हेल्प. तो कोशिश ये करें कि एक बार सारा चैप्टर डन हो जाए, उसके बाद मैं असर्शन, रीजन वगैरह सब एक साथ कंबाइन करके आपको टेस्ट डालूंगा. ठीक है, सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस. ऑलराइट सर लेकिन